बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो क्यूमुलेटिव नॉर्मल एरिया टेबल है ये आपको इसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इसके बाद फिर जो किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या वो ऑर्डनरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो, तो उसको हम अपने टेबल की मदद से किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करेंगे, अपने प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें वो 3 स्पेशल एरियाज़ जो मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, जिनमें मैंने कहा था कि हम इसमें बगैर किसी टेबल के इन 3 स्पेशल एरियाज़ को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करें, ये उससे मुख्तलिफ है। यानी अब आपके पास ये कंडीशन नहीं है कि वो ऐसा प्रॉब्लम हो जिसको लाजमन हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से हल कर सकें। यानी ये कोई भी हो सकता है, कोई भी से भी 2 पॉइंट, और उसमें प्रॉबिलिटी जो है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसमें वो टेबल दिखा दूं। एक तो चलें पहले ये थोड़ा सा आइडिया समझ लें कि क्यूमुलेटिव टेबल नॉर्मल टेबल क्या है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये 31 नंबर, ये देखिए क्यूमुलेटिव नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको बताया था, कैपिटल फाई ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस दैन एक्स। और ये मैंने आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी होती है कि -∞ से किसी गिवन नंबर एक्स तक टोटल एरिया या टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये चीज़ जो है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करें तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को आप ज़रा रिकॉल करें अपने जहन में। हमने शुरू वाले चैप्टर्स में जहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी, वहाँ मैंने आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था। वहाँ आपको कहा था कि ये किसी गिवन अपर क्लास बाउंड्री तक, शुरू से लेकर उस बाउंड्री तक टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हैं कि वेरिएबल की इस वैल्यू तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब जब नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल की वेरिएबल की जो रेंज जहाँ से इसकी एक्स की वैल्यूज शुरू होती हैं, और आपको पता है वो -∞ से शुरू होती हैं, किसी दिए गए पॉइंट तक टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी ये शुरू से लेकर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो एक्स की है, जो कि नॉर्मल के केस में -∞ है, वहाँ से लेकर किसी दी गई एक्स की वैल्यू तक जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है उसे हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये अब एक थोड़ा सा गौर करें कि ये जो इंटीग्रल है इसका सलूशन इतना सिंपल नहीं है। यानी अगर वैसे भी आप इमेजिन करें तो हमने ये पढ़ा है कि कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एरिया अंडर द कर्व होती है। अब ये प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात भी हमने डिस्कस की कि जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है या प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम हमें अमूमन सॉल्व करना होता है, जो हमें फेस करना पड़ता है रियल लाइफ में, वो यही होता है कि जी कि इस पॉइंट से ज़्यादा होने के चांसेस कितने हैं या इस वैल्यू से कम होने के चांसेस कितने हैं, या इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान में कोई वैल्यू फॉल करने के चांसेस कितने हैं। यानी ये इवेंट इस तरीके से होते हैं कि लेस दैन, ग्रेटर दैन या बिटवीन, अमूमन इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अब जाहिर है जब आप ये काम करेंगे तो एरिया निकालना है, तो एरिया का जो तरीकाकार ऐसा है कि इसमें आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगी। कुछ तो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके पहले से डिफाइंड फार्मूलाज हैं, जिनकी मदद से आप इजीली इनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगुलर शेप का सीधा सीधा सा कि लेंथ को आप उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, आपको उसका एरिया मिल जाता है। आप एक स्क्वायर है तो उसकी चूँकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, किसी एक साइड की लेंथ आप लेके, कोई चूँकि चारों साइड्स बराबर हैं, उसकी जो एक साइड लेंथ लेके उसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर का एरिया निकल आता है। इसी तरह ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं उसका अपना फार्मूला है, सर्कल का एरिया निकालना चाहते हैं तो उसका अपना एक डिफाइंड फार्मूला है, ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालना है तो उसका भी अपना एक डिफाइंड फार्मूला है। ये वो स्टैंडर्ड
ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। लेकिन ये नॉर्मल की जो आपने कर्व देखी है, ये आप देखते हैं कि ना तो ये ट्राइंगल है ना ये रेक्टेंगल है, यानी जो आम कॉमन शेप्स हैं जिनके एरियाज़ के डिफाइंड फार्मूला जी उस तरह के फार्मूला नहीं है। तो अब कोई भी ऐसा फंक्शन या ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई अवेलेबल स्टैंडर्ड फार्मूला मौजूद नहीं है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो वहाँ फिर हमें उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करना होता है। ये मैं पहले भी एक लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, लेकिन वहाँ हो सकता है आपको ये ना बताया गया हो कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करके जो नंबर हमें हासिल होता है वो नंबर असल में उस फंक्शन के बिलो उस रेंज के अंदर आने वाला एरिया होता है जिस रेंज में हम एक इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी चूँकि एरिया है तो इसका फंक्शन भी आप देख रहे हैं कि खासा कॉम्प्लेक्स किस्म का है। अब आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये खासी मुश्किल सिचुएशन बन जाती है। अब यहाँ एक सवाल आपके जहनों में शायद ये भी उठे कि जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब डिफ़ाइन की तो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों डिफ़ाइन की? जबकि बायनोमियल हमने पढ़ी, हाइपरज्योमेट्रिक पढ़ी, पॉइसन पढ़ी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इसके अलावा पहले 5 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं। कहीं हमने ये काम नहीं किया कि उनको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करें। तो वजह ये है, यहाँ हमने इसको इसलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट किया कि देखें एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 50, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है 36। अब उस पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए म्यू 50 और सिग्मा 6 रख के पहले आप उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर उस फार्मूले के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस इंटरवल की निकालनी है, आपको बार बार उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है कि खासा लेंथी और लेबोरियस प्रोसेस है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लेबर जो करना पड़ेगी। इसी तरह जब मीन और वेरिएंस बदलेगा तो एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, उसको फिर अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो जाता है कि चूँकि तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं जब उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है तो वो एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनका मीन 0 और जिनकी वेरिएंस 1 बन जाती है। तो कम से कम हमारा जो प्रॉब्लम है इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस को हैंडल करें। हमारे पास एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और हमें पता होता है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन इसी में कन्वर्ट होती है और एरियाज़ का सेटअप वैसा ही रहता है या प्रोबेबिलिटी की नेचर वैसी ही रहती है। तो वो जो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है उसको इंटीग्रेट किया जाता है और उसके इंटीग्रेशन से डिफरेंट रेंजेस के अंदर जो वो एरियाज कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जो स्टैटिस्टिशियंस हैं इन्होंने बाकायदा ये डिफरेंट रेंजेस के अंदर एरियाज कैलकुलेट करके इसका टेबल जो वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट उस एरिया टेबल को यूज़ करते हैं। उस एरिया टेबल से अपने पॉइंट्स के हवाले से देख लेते हैं कि इस पॉइंट तक कितना एरिया बनता है और फिर हम उससे जिस तरह की प्रोबेबिलिटी या एरिया कैलकुलेट करना चाहें वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले इस फाइल के एंड पे वो टेबल दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब बल्कि यहाँ दरमियान में छोटा सा एक टुकड़ा इसका दिया हुआ है, एंड पे ये टेबल कंप्लीट दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। मैं लास्ट पे देखूँ अगर वो ज़्यादा क्लियरली प्रिंटेड है तो उससे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ जी, ये ज़्यादा क्लियर है। ये देखिए, ये ज़्यादा क्लियर है पिक्चर। ये देखिए, ये आपके पास क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। इसमें Z की वैल्यूज़ डिफरेंट दी हुई हैं, -3.9, -3.8 और फिर ये लेफ़्ट साइड पे एक बोल्ड कॉलम दिया हुआ है, बोल्ड लेटर्स यानी मोटे रूप में दिया हुआ है। ऊपर उसकी हेडिंग Z है, उसके नीचे -3.9, -3.8, इस तरीके से -3.7, ये नीचे को चलते जाएँ तो ये वैल्यू जो वो 0.1 के हिसाब से कम होती जाती है। और अगर आप Z के सामने वाली रो देखें, पहली रो देखें तो वो 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। अब अगर आप पहली रो पहले कॉलम में रहें, यानी Z के नीचे क्या है, यानी मेन टेबल जो है वो ये Z वाले कॉलम के आगे और टॉप वाली रो से नीचे, जहाँ ये पहली वैल्यू 0.00005 लिखी हुई है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये जो -3.9 के साथ जो ऊपर वाला ये पहला डेसिमल है, इधर Z के नीचे दिया हुआ -3.9,
और जो ऊपर z के राइट साइड पे दी हुई हैं 0001, ये सेकंड डेसिमल प्लेस है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि -3.90 तो वो -3.9 के सामने और 0.00 के नीचे। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मैंने -3.45 को देखना है, तो -3.4 वाली रो, मतलब मेरा पॉइंट है -3.45, तो मैं देखूंगा -3.4 और 0.5 वाला कॉलम, तो उसमें अगर मैं मूव करूं तो बनता है 0.00028। तो ऊपर अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में इसने शो किया हुआ है कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी या कौन सा एरिया है। एरिया और प्रोबेबिलिटी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एरिया ही है। और हम स्टैटिस्टिक्स के लोग जो हैं ये कॉमनली प्रोबेबिलिटी जो है वो एरिया अंडर द कर्व की बात ही कर रहे होते हैं, और मीनिंग उसका यही होता है कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये आप कर्व देखें तो ये -∞ से किसी पॉइंट z तक, मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम इंडिविजुअल नॉर्मल वेरिएबल्स को डील नहीं करते, बल्कि सब को स्टैंडर्डाइज करके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को डील करते हैं और उसी के थ्रू हम सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से ये जो टेबल जो है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का है। यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि सारी डिस्ट्रीब्यूशंस कॉमन एक पॉइंट पे एक ही टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन में, एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसकी मदद से हम अपने तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप नीचे चलते जाएँ तो आगे फिर पॉजिटिव पॉइंट्स शुरू होते हैं, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो मीन होता है वो 0 होता है, और 0 पे आपकी प्रॉबिलिटी जो है वो क्यूमुलेटिव प्रॉबिलिटी यानी जो है वो 0.5 होनी चाहिए। तो अब इस पेज पे देखें, z के नीचे 0.0 लिखा हुआ है और z के आगे है 0.00, यानी ये पॉइंट बनता है 0.00, जो कि मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ तक -∞ से 0 तक, यानी -∞ से मीन तक हाफ कर्व है, यानी प्रोबेबिलिटी बनती है 0.5, या एरिया बनता है 0.5, और आप देख सकते हैं कि 0.5000 ये दिया हुआ है। और फिर इसी तरह आगे नीचे जो है वो बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़। मसलन मैं कहता हूँ जी कि 1.16 तक प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं 1.1 वाली रो में जाऊँगा और 0.6 वाले कॉलम में जाऊँगा, तो ये 0.87698 बन जाती है प्रोबेबिलिटी। -∞ से 1.16 तक की जो प्रोबेबिलिटी बनती है 0.87698 बनती है। तो इस तरीके से हम इस क्यूमुलेटिव टेबल को देखते हैं। तो अब मैं वापस ऊपर चैप्टर में जा रहा हूँ कि वहाँ से फिर हम इसको एरिया टेबल का, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है, और फिर इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे आ जाए, डिफरेंट नेचर के इवेंट्स हो सकते हैं। मसलन इवेंट है, अब x कह लें या z कह लें, मतलब हम x को बाद में डील करेंगे, पहले मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल चूँकि हमारे पास अवेलेबल होता है टेबल जब स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, तो मैं पहले उस शक्ल में डिस्कशन करने लगा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें हमें ये सवाल दिया गया है, प्रोबेबिलिटी निकालें कि z लेस दैन a कोई गिवन वैल्यू है। जैसे मतलब हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ लेस दैन 2, z इज़ लेस दैन 1, z इज़ लेस दैन 1.5, तो a कोई गिवन वैल्यू है z की। तो इस चीज़ को हमें चूँकि पता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि p ऑफ z लेस दैन जो फाई ऑफ a कहलाता है, तो क्यूमुलेटिव नॉर्मल टेबल से इसकी शक्ल ये बनेगी -∞ से किसी गिवन पॉइंट a तक। और याद रखें कि ये पॉइंट जो है ये आपके पास 0 से लेफ़्ट पे भी हो सकता है, 0 से राइट पे भी हो सकता है। इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देखें कि -∞ से उस पॉइंट तक ये जो डार्क शेड में एरिया दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी इंडिकेट, ये वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है z लेस दैन a, और यहाँ भी वही प्रोबेबिलिटी है। ये कोई दूसरा पॉइंट ले लिया गया k, यानी इधर हम कह रहे हैं कि कोई पॉइंट a तक, और इधर हम कह रहे हैं कि k तक प्रोबेबिलिटी, कोई दूसरा पॉइंट k ले लिया, यानी कर्व के नीचे आप कोई भी पॉइंट इसका ले सकते हैं। अब ज़रा हम इसको एरिया टेबल को यूज़ करके देखते हैं। मसलन यहाँ इसने कहा कि फाइंड फाई ऑफ 1.28, यानी उसका कहने का मकसद यह है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि z की वैल्यू 1.28 से कम रहेगी। तो क्यूमुलेटिव एरिया टेबल पे आ जाएं, ये 1 वाली रो उन्होंने टेबल का पार्ट अलग किया हुआ है, और सॉरी 1.28 1.2 ये बॉक्स लगाया हुआ है लेफ्ट मोस्ट लास्ट रो में,
और इसी में आगे चलते जाएं तो ऊपर 0.8 पे 0.08 पे बॉक्स बना हुआ है, इन दोनों की इंटरसेक्शन देखें, ये बनता है 0.8997 और आप ऊपर देखें उन्होंने उसी का जवाब लिखा हुआ है। ये पार्ट जो टेबल का यहाँ शो किया हुआ है उसमें डेसिमल प्लेसेस ज़रा कम शो किए हुए, जो एंड पे मैंने आपको जो पहले टेबल अभी दिखाया है उसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, और ये उन्होंने वो जो डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं 5 तक हैं, ये टेबल जो का पार्ट जो 4 के साथ शो हो रहा है, और जो एक्चुअल एंड उन्होंने कंप्लीट टेबल दिया उसमें 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये प्रॉबिलिटी आपकी बन जाती है 0.89973। अच्छा, इसी तरह अब इससे आगे एक और उन्होंने कहा कि आप मालूम करें फाई ऑफ 1.35, यानी प्रॉबिलिटी निकालें कि z की वैल्यू 1.35 से कम है। तो उसी तरह आप क्यूमुलेटिव नॉर्मल टेबल पे आ जाएं तो यहाँ अब आप देखें ये इसमें इतना ज़रा वो डार्क शेड की वजह से वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा। ये लेफ़्ट कॉलम में आपने 1.3 देखना है और ऊपर से आप देखें तो 0.05 वाला आपने कॉलम देखना है, तो 0.9115। तो ये प्रॉबिलिटी इस चीज़ की आ गई, यानी आपने लेफ़्ट मार्जिन जो टेबल का जो लेफ़्ट मार्जिन है जहाँ पे z की वैल्यूज़ फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के साथ दी हुई हैं उसमें 1.3 देखना है, और दूसरा दर्जा इशारिया चूँकि 5 है तो हमारा नंबर है 1.35, तो दूसरा नंबर जो है वो 0.5 है, 0 के बाद तो 0.5 वाला कॉलम जो है उसको देखना है। दूसरा नंबर जो वो 5 है तो 0.5 वाला कॉलम आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, इसी तरह उन्होंने दी हुआ है प्रॉबिलिटी z लेस दैन -1, प्रॉबिलिटी z लेस दैन -1। तो यहाँ देखें कि ये आपके पास आ गया -1 और सेकंड डेसिमल प्लेस पे 0 है, तो ये 0 वाले कॉलम में हम रहेंगे। तो ये बनेगा 0.1587, ये इधर उन्होंने नुमाया करके भी इसको ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपके पास एक तीसरी एग्जांपल आ गई कि हम z लेस दैन a या लेस दैन k या कोई भी आप नंबर ले लें, यहाँ तक आप प्रॉबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक चीज़ आ गई आपके पास कि किसी गिवन नंबर तक प्रॉबिलिटी आपने किस तरीके से निकालनी। अब ये उस अगला जो उस केस है ये उससे उलट है, वो है कि व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर दैन a, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर दैन a। तो अब जो क्यूमुलेटिव एरिया टेबल है ये लेस देन का बताता है, ये ग्रेटर का नहीं बताता, लेकिन हम इजीली लॉजिकली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि पूरी कर्व का एरिया 1 है, अगर हमें ग्रेटर का एरिया मांगा गया है तो हम 1 में से लेस का एरिया माइनस कर देंगे। मसलन आपके सामने ये कर्व बनी हुई है, उसमें उसने कहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन b, यानी हम b से राइट साइड पे जो डार्क शेड में एरिया ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा टेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रॉबिलिटी कैलकुलेशन के लिए, वो हमें बताता है -∞ से b तक, -∞ से, यानी वो z लेस देन b का बताता है, z लेस देन b का एरिया बताता है। तो चूँकि ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं तो बग़ैर किसी इशू के हम टोटल एरिया में से अगर प्रॉबिलिटी z लेस देन b माइनस कर देते हैं टोटल प्रॉबिलिटी में से, और टोटल प्रॉबिलिटी जो है वो कर्व की 1 होती है, तो 1 माइनस z लेस देन b ले लेते हैं, तो फिर हमें वो प्रॉबिलिटी मिल जाती है जो z ग्रेटर देन b की है। तो आप यूँ कह लें कि जब आपने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें आपको ये कहा गया हो कि फाइंड द प्रॉबिलिटी z ग्रेटर देन ए नंबर, z इज़ ग्रेटर देन ए गिवन नंबर, तो आपने 1 माइनस 5 ऑफ दैट नंबर करना है। मसलन इसमें ये जो इसने कहा कि फाइंड प्रॉबिलिटी z ग्रेटर देन 1.28, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 1 माइनस प्रॉबिलिटी z लेस देन 1.28, और ये 1.2 ये जो z लेस देन 1.28 है ये आपके पास फाई ऑफ 1.28 है। और ऊपर हमने पहले एग्जांपल देखी है कि ये जो प्रॉबिलिटी z लेस देन 1.28 जिसको हम कह रहे हैं कि ये फाई ऑफ 1.28 है, ये प्रॉबिलिटी होती है 0.89973। अब आप इसको 1 में से माइनस कर दो 0.10027 जो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से उसमें उसने कहा है कि जी फाइंड प्रॉबिलिटी z ग्रेटर देन 1.35, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट का रूल यूज़ करें तो ये बन जाएगा
पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1.35 इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन 1.35, और ये जो जेड लेस देन 1.35 की प्रॉबिलिटी है ये एक्चुअली फाई ऑफ 1.35 है। ये हम पहले ऊपर से ये हम क्यूमुलेटिव टेबल से देख सकते हैं कि ये 0.911 बनता है। ये हम पहले इसको चेक भी कर चुके हैं। अब 1 में से इसको माइनस करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली ऊपर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1, यहाँ उसका उलट दिया गया। यानी देखें कि आपके पास एक इवेंट है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया है, तो ये चीज़ बनेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 जब वो फाई ऑफ -1 बन जाता है। तो ये हमने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली हुई है, वो है 0.1587। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.8413 जो है ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तरीकाकार है हमारे पास कि हम किस तरीके से क्यूमुलेटिव एरिया टेबल को यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड केस है कि अगर बिटवीन 2 पॉइंट्स हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको भी हम देखते हैं।